नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी रोचक सा सिलसिला शुरू हो गया है क्रिया प्रतिक्रिया का। तू डाल डाल में पात पात, एक पछाड़ दे रहा है तो दूसरा धोबी पछाड़ दे रहा है और दोनों पक्ष लगातार भिड़े हुए हैं। इस लड़ाई में कई तरह के पहलू हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह के पक्ष हैं और कई तरह की बातें हैं जिनके कारण हिमाचल प्रदेश की राजनीति आज इस मुहाने पर आकर खड़ी हुई है। हुआ क्या है? हुआ यह है कि अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें क्रॉस वोटिंग हो गई। 6 वोट बीजेपी के पक्ष में चले गए कांग्रेस के और कुछ निर्दलीय भी उधर वोट दे आए, तो उसमें टाई हो गई। 34-34 वोट दोनों को मिल गए। विधानसभा में किस तरह से वोट होता है, मेरे एक अलग वीडियो है। किस तरह से राज्यसभा के लिए वोटिंग होती है, किस तरह एक वोट का वेट होता है, एक हर वोट का एक मूल्य होता है, वो सब मैंने बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो वहाँ पर 34-34 वोट आए। उसके बाद सिक्का उछाला गया और सिक्का उछालने में सिंघवी साहब हार गए। अब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर राज्यसभा चुनाव में, हर राज्य में कभी ना कभी थोड़ी बहुत होती है। हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं लोग, खरीद फरोख्त होती है। और राज्यसभा में एक पार्टी के मेंबर को दूसरी पार्टी के मेंबर के लिए वोट करना, क्रॉस वोटिंग करना एक कॉमन नॉर्म है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश से राजीव शुक्ला जीत कर आए थे राज्यसभा में, तो बड़ी संख्या में बीजेपी के जो वोट थे, उन बीजेपी के विधायकों ने राजीव शुक्ला को वोट किया था। तो ये क्रॉस वोटिंग जो है ये बहुत नॉर्मल चीज़ है जिसको लेकर हवा मचा हुआ है। और हवा क्यों मचा हुआ है? हवा इसलिए मचा हुआ है कि अब आप कहेंगे कि सब क्रॉस वोटिंग, मैं आऊँगा उस पर। हवा इसलिए मचा हुआ है कि ये जो क्रॉस वोटिंग है ये कांग्रेस के खिलाफ हुई है और हवा मचाने का एक पूरा मैकेनिज़्म बहुत स्ट्रांग है इस देश में। तो इसको एक बड़ा करके देखा जा रहा है और उसको बड़ा करके इस तस्वीर को यहाँ तक ले जाया गया है, ओवर सिंप्लीफिकेशन करके, मल्टीप्लाई करके, और तस्वीर ये बना दी गई है कि सरकार ही अल्पमत में आ गई। अभी तक किसी क्रॉस वोटिंग पे राज्यसभा की ये सवाल नहीं उठा है। तो आप कहेंगे कि साहब क्रॉस वोटिंग से तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं, लग जाएगा, तो उसमें तो ये विधायक जो है इनकी सदस्यता चली जानी चाहिए क्योंकि विप जारी हुआ था। विप जारी होने की प्रक्रिया जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि हर एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद ये और मजबूत हो गया। एक विप का मतलब होता है कोड़ा, उसे बनाए शब्द। तो हर विधानसभा में, राज्यसभा, हर सदन में हर पार्टी अपना एक चीफ विप बनाती है, एक ऐसा आदमी जो आदेश जारी करता है और उसका आदेश मानना ही पड़ता है विधायक को या सांसद को। अगर उन्होंने कह दिया कि ये विप है और इसमें किसान आंदोलन के खिलाफ वोट करना है, तो पार्टी के हर मेंबर को सदन में रहना भी पड़ेगा और वोट भी उसके खिलाफ करना पड़ेगा। पिछले दिनों देखिएगा, बीमारी की हालत में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो बीमारी की हालत में मनमोहन सिंह सदन में वोट करने आए थे। ये होती है व्हिप की इज्जत। तो राज्यसभा चुनाव में व्हिप लागू होना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे होंगे, तो फिर इनकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन कुछ मौके ऐसे जहाँ पे व्हिप लागू नहीं होता, जहाँ पर आपको वोट जो डालते हैं वो बता के तो अपनी पार्टी को डालना है किसको डाल रहे हैं, ये भी इसमें अनिवार्य है। लेकिन आपके ऊपर व्हिप लागू नहीं होता, यानी आप कोई आदमी पार्टी लाइन से बाहर जाकर अगर वोट कर रहा है राज्यसभा के लिए तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। ये प्रोविजन है एंटी डिफेक्शन लॉ में, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आ चुकी है। अब मैंने आपको जैसे कहा कि दोहरा वोट, इसमें दोहरी व्यवस्था है। इसमें गुप्त मतदान भी है और प्रत्यक्ष मतदान भी है, सीक्रेट भी है और पब्लिक भी है। सीक्रेट कैसे है कि आप गुप्त मतदान करते हैं, पब्लिक ऐसे है कि आप मतदान करने से पहले आपको अपनी पार्टी को सूचित करना होता है कि आप किसको वोट डाल रहे हैं राज्यसभा चुनाव में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो यही प्ली बना कि भाई इसको धोखा तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसने तो आपको वोट दिखाया था। लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों पर यह शर्त लागू नहीं होती। अगर निर्दलीय लोग अपना वोट
डालने से पहले किसी को डिस्क्लोज कर देते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, ऐसा प्रोविज़न है। किसमें? जो 85 का राजीव गांधी लेकर आए थे दल बदल विरोधी कानून, उसमें तो इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन बीजेपी को लगा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, तो वो राज्यपाल के पास चले गए कि साहब ये तो अल्पमत में आ गए हैं, इनका शक्ति परीक्षण करो। अब 34-34 बराबर है, इसको अल्पमत कहा नहीं जा सकता, पहली चीज़। दूसरा, बीजेपी को एक और मौका मिला कि भाई अब कल आ रहा है फाइनेंस बिल, यानी बजट पास हो रहा है, और ये भारत के संविधान में व्यवस्था है कि अगर आपका बजट आप सदन में पास नहीं करा पाते हैं तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसका फ़ायदा उठाकर क्यों ना सरकार गिरा दी जाए, लेकिन आपका व्हिप जहाँ पे मैंने कहा कि लागू नहीं होता राज्यसभा चुनाव में, वहीं पे बजट पे अगर वोटिंग हो रही है तो वहाँ पे व्हिप लागू होता है। तो ये जो 6 जो सदस्य हैं ये क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते, फिर इनकी सदस्यता चली जाएगी। इतना तकनीकी पहलू आप समझ गए होंगे। तो मतलब की बात यह है कि अब जो है ये 6 लोग हैं, इनकी सदस्यता नहीं गई है, लेकिन पार्टी अब इनका क्या बिगाड़ेगी? पार्टी ये बिगाड़ सकती है भविष्य में इनको मंत्री ना बनाए, इनको पार्टी का टिकट ना दे, या कुछ और। लेकिन आमतौर पे राज्यसभा चुनाव में इतना भी नहीं होता है, क्रॉस वोटिंग होती रहती है, जो क्रॉस वोटिंग करने वाले करते रहते हैं, उसके बाद ज़िंदगी सामान्य चलती रहती है। ये केस फ़र्क है इसमें, चूँकि हिमाचल में एक सरकार है कांग्रेस की, बीजेपी को एक अच्छा पॉलिटिकल मौका मिल गया है तो कूद पड़ी है। बीजेपी के साथ कुछ और लोग भी इसमें कूद पड़े हैं, उनकी दमित इच्छाएं बाहर निकल आई हैं। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनके बेटे और उनके आसपास के 2-4 जो विधायक हैं, उन सभी विधायकों को लगा कि ये ऐसा मौका है जब हम इसको पिच कर सकते हैं। तो जब इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की तो इन्होंने एक बयान भी दिया कि हमको मुख्यमंत्री पसंद नहीं है। यानी जो हम क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं इसके पीछे भी एक ग्राउंड है हमारी साहब, कि हम सरकार से हमारी पार्टी से डिसेंट है, ये हम बयान दे सकते हैं। तो प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह को लग रहा है कि इस मौके पर अगर मैं कुछ खेल कर दूं तो मैं दोबारा से मंत्री बन जाऊंगा। अब वंशवाद के खिलाफ राहुल गांधी को आप कितना भी वंशवादी कहें, मैं बता चुका हूं कि कैसे उन्होंने पूरा उनका परिवार वंशवाद के खिलाफ रहा है। एक व्यक्ति पद पर रहा तो उसने कभी दूसरे को नहीं बनाया। इंदिरा गांधी जब तक जीवित रहीं राजीव गांधी को नहीं बनाया। नेहरू जी जब तक जीवित रहे इंदिरा गांधी को नहीं बनाया। नेहरू जी की माँ पुलिस की लाठियां खा के मर गई थी आंदोलन में, पद नहीं लिया किसी प्रकार का उनको। तो ये पूरे परिवार की हिस्ट्री है, त्याग है, 2 लोग की गोलियों से मौत हो चुकी है, उस वंशवाद पे हमला करते हैं। लेकिन ये वंशवाद क्या है? वीरभद्र सिंह भी कांग्रेस में ऊंचे पद पर, उनकी पत्नी भी और उनका बेटा भी। अब उनके बेटे ने गुस्से में आकर इस्तीफा दे दिया है सुक्खू के खिलाफ। तो ये सुक्खू की घेराबंदी जो हो रही है बीजेपी की तरफ से, कुछ जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का जो एलीट क्लास है, अमीर लोग हैं वहाँ के, जो शाही लोग हैं, उसमें से वीरभद्र सिंह है, इन लोगों का एक घेराबंदी कर रहे हैं, एक नेक्सस कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि सुक्खू की जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ इस देश में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, उनके गले नहीं उतर रही हैं, और वो लोग किसी भी हालत में सुक्खू से छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं आपको कुछ फैसले बताता हूँ, जैसे कि ओल्ड पेंशन सिस्टम। ओल्ड पेंशन सिस्टम एक जन कल्याणकारी नीति का फैसला है, एक ऐसा फैसला है जो इस देश के आम आदमी को, आम नागरिक को एम्पावर करता है। वो अपनी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे समय को इस देश को दे रहा होता है नौकरी करते समय, और जब वो काम के लायक नहीं रहता तो उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाती है। बड़ी सीधी सी बात है, मैं 60 साल का हो गया, जब लगा कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा तब आपने कहा आप रिटायर हो गए। अब मैं घर जा रहा हूं तो मैंने पूरी ज़िंदगी की जवानी तो आपको दे दी सरकार को, अब मुझे रोटी कौन खिलाएगा? जाहिर बात है सरकार खिलाएगी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम वो स्कीम थी जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बहुत सारे बुरे काम हैं इतिहास में, जिनमें से एक ये भी था। उनको महान घोषित किया हुआ है, कुछ वजह होंगी मुझे नहीं पता, कांग्रेसी भी उनको महान माने रहते हैं। तो अब ये ओल्ड पेंशन स्कीम सुक्खू लेकर आया, तो उस ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ भारत का पूरा पूंजीपति वर्ग खड़ा हुआ है।
उसको लगता है ओल्ड पेंशन स्कीम अगर आती है और ये स्कीम लागू होती है तो भविष्य में कॉरपोरेट की भी जिम्मेदारी अपने कर्मचारियों के प्रति हो जाएगी कि भाई रिटायरमेंट के टाइम पे आप क्या दे रहे हो। जिस जगह पे जिस कंपनी को आपने 20 साल दिए, 25 साल दिए, 30 साल दिए, या जिस इंडस्ट्री को दिए, वो आपको आपका ही पीएफ का पैसा और थोड़ा आधा हफ्ता मिला के और आपको पकड़ा के निकाल के चलता कर देती है। बहुत अच्छी नौकरी करने वाला भी 30 लाख 35 लाख कितने दिन उसका जीवन चल जाएगा। तो ऐसी हालत में ओल्ड पेंशन स्कीम, एक तो वो कॉरपोरेट उसके बिल्कुल खिलाफ है। कुछ ऐसी नीतियां लेकर आ गए जिस पे अडानी साहब को बहुत मिर्ची लगी। मिर्ची इसलिए लगी कि अडानी साहब जहाँ जाते हैं रेड कारपेट बिछाया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से उनके प्रोजेक्ट को टैक्स फ्री कर दिया जाता है, उनको सस्ते दाम पे ज़मीनें दे दी जाती हैं, लंबे समय के लिए बैंकों से लोन मिल जाता है, तमाम सारी चीज़ें हैं। कुल मिला के उनको अपना धंधा जब करते हैं तो वो एहसान कर रहे होते हैं देश के ऊपर। ऐसा फाइलों में लिखा जाता है, तभी उनको ये सुविधाएं दी जाती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अडानी साहब का सेब का, एप्पल का बहुत बड़ा कारोबार है और वो सीमेंट के किंग हैं वहाँ के, क्योंकि आप जानते हैं भारत में सीमेंट इंडस्ट्री पूरी की पूरी अडानी जी ने कब्जा करके रखी हुई है। अब हालत ये है कि सुक्खू ने अपने बजट में सीमेंट के बैग के ऊपर 10% टैक्स बढ़ा दिया हिमाचल में। यानी अब अडानी कोई भी सीमेंट के लिए थैला खरीदेंगे, बैग जो झोला होता है या जो उसका बोरी होती है, उस पर 10% ज़्यादा टैक्स देंगे। तो ये सीधे सीधे एक ऐसा टैक्सेशन था जो अडानी साहब को अखर रहा था। लेकिन 10% देकर अगर वो आदमी जनता की सेवा कर रहा है, जैसे कि मैं आपको कोई सरकार, अगर सरकार अमीरों से भी टैक्स नहीं लेगी तो किससे लेगी। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाल में हिमाचल प्रदेश में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, बाढ़ में बड़ी तबाही हुई, लेकिन सुक्खू ने को केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। वो अपने पीडब्ल्यूडी वगैरह डिपार्टमेंट को पैसा देते रहे, लेकिन राज्य सरकार को बाढ़ राहत के लिए पैसा नहीं दिया। इस आदमी ने, जो मुख्यमंत्री था, इसने यहाँ वहाँ से पैसा बटोर बटार के लोगों को राहत पहुँचाई। किसी को 5 लाख मुआवजा दिया गया, किसी को 10 लाख मुआवजा दिया गया, इतना मुआवजा दिया। इसके अलावा जनता को जो पैसे राहत में दिए, उस सारे पैसे का एक सीधा सीधा संदेश था कि ये एक वेलफेयर स्टेट चल रही है, कॉरपोरेट से ले रहे हैं, जनता को दे रहे हैं। सेब को लेकर भी अडानी को बहुत मिर्ची लगी थी और वो बड़ी वाली मिर्ची थी। वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश में सेब जो है वो, उसकी ट्रेडिंग अडानी साहब ज़बरदस्त करते हैं और वहाँ के किसानों से वो सेब खरीदते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, जैसे वो गेहूं का भी करते हैं। और कृषि कानून वगैरह लाने के बाद में यही प्लान था कि सारी फसल यही सब लोग खरीद लें और उसके बाद में अपने दाम में अपने तरीके से आपको बेचें। आपको एक गेहूं दे दिया जाएगा, बिना हुआ गेहूं, एक गेहूं दे दिया जाएगा, धुला हुआ गेहूं, दाम उस पर 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये किलो बढ़ा के वसूल लिए जाएंगे। तो सेब का जो दाम था वो 76 रुपये किलो से बढ़ाकर सुक्खू सरकार ने 95 रुपये किलो कर दिया। आप सोचिए, सीधे 76 से 95। अब अडानी साहब को अगर इतना शेयर खरीदना था सेब, तो ऐसी स्थिति में उनका नाराज होना लाजमी था। तो अब अगर सुक्खू की सरकार हिल रही है तो वहाँ किसी को खुशी भी हो रही है, और वो है अडानी साहब। ट्रक वालों ने जब हड़ताल कर दी थी, जब इन्होंने ट्रक वालों की मजदूरी काटने की कोशिश की थी अडानी ने, तो भी हिमाचल की सरकार ने उस हड़ताल को कुचलने से मना कर दिया था। देखिए हरियाणा की सरकार क्या कर रही है किसानों के मामले में। लेकिन सुक्खू ने ट्रक वालों के खिलाफ वैसा दमन नहीं किया और हार कर अडानी को प्लांट बंद करने पड़े, और जब उसको लगा इससे भी काम नहीं हो रहा है तो हथियार डालने पड़े। आप कीजिए, ये सारा का सारा मसला आपके सामने है। तो 20% अडानी के जो एग्रो कंपनी है, एग्रो इंडस्ट्री है, उसको लेके अडानी एग्रो को नुकसान हुआ। तो ये पूरा जो मसला है, जिसमें एक तीसरा पहलू बीजेपी का मैंने बताया आपको, वीरभद्र सिंह के परिवार का बताया, और तीसरा है अडानी साहब का। तो ये वो 3-4 लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि सुक्खू रहे। और जैसे ही ये मौका आया क्रॉस वोटिंग का, इस क्रॉस वोटिंग के मौके को अल्पमत में कन्वर्ट करके एक माहौल बनना शुरू हो गया। इस माहौल को बनाने के और भी कई फ़ायदे थे, जैसे कि अभी बीच में एक वीडियो आया है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी का जो वीडियो है उसमें कोई जानकारी नहीं है, ये सारी जानकारियाँ समय समय पे आती नहीं हैं, आपको मिली हैं।
लेकिन उसने उन सारी जानकारियों को रेफरेंस बना के और इतने बेहतरीन तरीके से स्थापित किया है और ये समझाया है कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, और उसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि उसमें सिलसिलेवार तरीके से सारे तथ्य रखे गए हैं। वो तथ्य जो पहले से स्थापित हैं, सब जगह आ चुके हैं। तो उस वीडियो के आने के बाद भी संभल नहीं पा रहा है आईटी सेल को समझ नहीं आ रहा है इसको हम काउंटर कैसे करें। कुछ लोग एक आध खड़े होके निंदा कर रहे हैं, कोई पर्सनल हमले कर रहा है ध्रुव राठी पे, लेकिन वो उस तरह से नहीं कर पा रहे। तो ये अगर मामला बड़ा हो जाता है, गोदी मीडिया, आईटी सेल, ये वो सब मिला के, तो आप उस कहीं ना कहीं उस डैमेज को से ध्यान बटा सकते हैं। ध्रुव राठी का वीडियो बहुत अच्छा वीडियो, इससे पहले ध्रुव राठी ने कुछ वीडियो बनाए थे जिन पे मैंने वीडियो बनाया और मैं बिल्कुल सहमत नहीं था उनसे। सहमत होने का तो प्रश्न ही नहीं था, उन्होंने जानकारियाँ गलत दी थी, उनके पास भी जानकारी नहीं थी, अधकचरी जानकारी उन्होंने दी थी। तो मैंने वो वीडियो पे उनको उनकी आलोचना की थी। उन्होंने विचारधाराओं पे बनाया था, पूंजीवाद क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, उसमें उनको ज़्यादा जानकारी थी नहीं, तो उन्होंने बहुत गलत जानकारी दी थी। लेकिन इस मामले में ध्रुव राठी ने ज़बरदस्त काम किया है। खैर, हिमाचल पे वापस आते हैं। तो वीरभद्र सिंह को कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये सारा रायता फैलाया हुआ है गांधी परिवार का। लौट के तो पूरा आरएसएस लॉबी यही काम में लग जाती है कि ये सारा रायता गांधी परिवार का फैला हुआ है। सुक्खू को बना दिया, वीरभद्र सिंह को बनना चाहिए था। राजीव शुक्ला ने भी ये रिपोर्ट दी थी, वहाँ से भी रिपोर्ट आई थी, इससे भी रिपोर्ट आई थी, ये कहा जा रहा है। यानी कुल मिला के बीच में गांधी परिवार की अक्षमता है, जिसके कारण ये हुआ। राहुल गांधी के पास फ़ोन आया, राहुल गांधी ने कह दिया वह सुक्खू ही बनेगा, बात खत्म। दरअसल एक बड़ा कांड हुआ था, अगर उन दिनों के अखबारों पे आप जाएं क्या क्या हुआ था। तो प्रतिभा सिंह जो हैं वीरभद्र सिंह की पत्नी, और ये जो अभी जिन्होंने इस्तीफा दिया है वीरभद्र सिंह के बेटे, उनकी माँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस से सांसद भी हैं। कांग्रेस ने भरपूर इनको दिया है, इस परिवार को, इनको हरियाणा, लेकिन इनको चाहिए हिमाचल का राज। चुनाव जब जीती कांग्रेस तो ये लोग सरकार बनाना चाहते थे। तो सुक्खू ने क्या किया, अपने समर्थक जितने विधायक थे उनको एक जगह गेस्ट हाउस में लेके चले गए, और इनके प्रतिभा सिंह की बैठक में 3-4 आदमी पहुंचे थे कुल मिला के। उसकी वजह ये थी कि इनको लोग हिमाचल में, शायद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, नतीजा निकाला जा सकता है, किसी के बारे में कहना ठीक नहीं है, पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इनके गुट के जितने कैंडिडेट थे, इनके समर्थित कैंडिडेट, उनमें से ज़्यादातर चुनाव हार गए थे। तो इनको अगर बना दिया जाता तो आज जो हो रहा है ये कांग्रेस को पहले ही फेस करना पड़ जाता, क्योंकि पहले ही सरकार गिर जाती। तो विधायकों का बहुमत सुक्खू के पक्ष में था उस समय, तो ऐसी स्थिति में उनको बनाना पड़ा। तो तब का फ़ायदा उठा के ये सोच रहे हैं कि अगर कुछ शॉर्टकट हो जाए, कुछ सुक्खू के खिलाफ माहौल बन जाए, कुछ विधायकों को हम इकट्ठा कर लें, तो हम सुक्खू की सरकार बदलवा देंगे। और कम से कम हम एक संदेश तो दे ही सकते हैं कि हम, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि हम राज करने के लिए पैदा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे, अभी देखिए कमलनाथ थे, पूरी ज़िंदगी राज किया, अब उनसे हजम नहीं हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पुश्तों ने राज किया, अब हजम नहीं हो रहा है। इनको लगता है कि हम तो राजा बनने के लिए हैं, और अब हम राजा नहीं बन सकते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे जहाँ हम राज कर सकते हैं। वो जो कार्यकर्ता सड़क पे लाठियाँ खा रहे हैं, उससे अलग ये लोग हैं। और दुर्भाग्य से कांग्रेस में एक पूरा का पूरा एक वर्ग ऐसा था, अहमद पटेल देखिए, वो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार बने रहे ताउम्र। जितना पतन हुआ कांग्रेस पार्टी का उन्हीं के दौर में हुआ। अब उनकी जो सीट है वो चूँकि दे दी गई है आम आदमी पार्टी को, तो वो नाराज़ हो रहे हैं, उनके बच्चे नाराज़ हो रहे हैं। क्यों भैया? तो ये जो काम है, कांग्रेस तो वस्तुतः देखा जाए तो ज़मीन पे वंशवाद के खिलाफ काम कर रही है। तो इस सारे एलिट्स को, ये जो पूरे छत्रप थे पुराने किचन कैबिनेट वाले, ये धीरे धीरे छट रहे हैं। इन धीरे धीरे इन सब लोगों के सामने एक ही विकल्प है कि या तो अपने आप को साबित करो कि आपके पास ज़मीन है, या घर बैठो, जिनके पास ज़मीन है उनको आगे आने दो। कांग्रेस कब तक पुराने सड़े हुए चेहरों के साथ चलती रहेगी? गुलाम नबी आज़ाद देख लीजिए, क्या बचा उनके पास, चले गए थे। मोदी जी ने तो बहुत तारीफ़ की थी, कितनी ज़मीन है उनके पास, कितने लोग हैं, और आप सोचिए उनकी इस जनाधार के मुकाबले उनको क्या क्या मिला। तो कांग्रेस ने जो पुराने बिगाड़े हुए लोग थे, उनके जो जिन लोगों को बच्चों को बिगाड़ देते हैं उस तरह के बिगाड़े हुए,
वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो अब सत्ता में ही रहेंगे, तो वो जहाँ जहाँ रहेंगे वो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो अब यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन इतना मान लीजिए कि अब जो सीन बन रहा है हिमाचल प्रदेश में, उस पूरे सीन के बीच में चीज़ें बदलेंगी, उठापटक भी होगी। अब ये स्पीकर के ज़रिए कुछ फैसला ले लेंगे, 15 को डिस्क्वालीफाई कर दिया, मामला कोर्ट में जाएगा, 15 को डिस्क्वालीफाई कर दिया तो बजट तो वो पास करा ही लेंगे। रहा सवाल विश्वास प्रस्ताव का, तो विश्वास प्रस्ताव पे सदन में तय होगा। सदन में तय करने के लिए सिर्फ गवर्नर के कहने पर नहीं होता, आपको गवर्नर के पास जाकर बहुमत का समर्थन दिखाना होता है, या आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो तो उन सब के आधार पे गवर्नर तय करते हैं। तो अभी गवर्नर तय करने के बाद भी स्पीकर को बोलते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी है, महाराष्ट्र वाले फैसले में आ चुका है कि अंतिम फैसला स्पीकर को करना है। तो इसलिए बहुत सारे पेच हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी हिमाचल की सरकार गिर जाए, और ऐसा भी नहीं है कि बच जाए, क्योंकि ये नेता लोग क्या क्या एंगल निकाल के लाएंगे, कैसी उठापटक करेंगे, इसका अनुमान लगाना अभी से ठीक नहीं है। और जो लगा रहा है वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो भी है, ये भारत की राजनीति की एक सच्चाई है। हॉर्स ट्रेडिंग, क्रॉस वोटिंग, पैसे लेकर वोट कर देना, और ऐसे लोग, बल्कि राज्यसभा की सीट, यहाँ तो विधायक पैसे लेकर वोट दे रहा है, लोग पैसे लेकर राज्यसभा का टिकट दे देते हैं। ये परंपरा रही है कि हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, बहुत क्रांति करते हैं, विजय माल्या को इन्हीं ने भेजा था राज्यसभा में, और विजय माल्या उस समिति के सदस्य थे, उस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे जो उनकी इंडस्ट्री से जुड़े हुए फैसले करती है। ऐसे असंख्य लोग आपको राज्यसभा में मिल जाएंगे जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रहते हैं, अपनी ही कंपनी से बनी हुई नीतियों पे फैसले ले रहे होते हैं, क्योंकि बिल पास होने से पहले स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है। तो ये एक राज्यसभा को लेकर भारत का ग्रे इतिहास है, और ये इस ग्रे इतिहास में किसी एक पार्टी को दोष देना वो भी गलत है। जितना कांग्रेस ने खेल किए हैं उतना ही बीजेपी कर रही है। बस एक निर्ममता आ गई है, दिल कठोर हैं, और अब निजी तौर पर भी नेता एक दूसरे का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये इतना बदलाव आया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।